नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और खबरों की शुरुआत करते हैं। मजदूरों की घर वापसी को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का दावा किया है। एमपी में अब तक 5,33,000 श्रमिकों को घर वापस लाया गया है। 3,72,000 प्रवासी मजदूर बस से, जबकि 1,63,000 ट्रेन से मध्य प्रदेश पहुंचे हैं। कल 3 ट्रेन प्रवासी मजदूरों को लेकर एमपी पहुंची। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसके बारे में जानकारी। मंत्री के मुताबिक दूसरे राज्यों के श्रमिकों के लिए 750 बसों को बॉर्डर पर लगाया गया है। 35,000 श्रमिक आ चुके हैं। इसमें से 5,35,000 में से 3,72,000 बसों से, 1,63,000 ट्रेन से आए। आज भी 3 ट्रेनें आई हैं, कल 4 ट्रेन आएंगी। हमने 750 बसें जो अन्य प्रदेशों से मजदूर आ रहे हैं बॉर्डर पे लगा के रखी है, जो दूसरे प्रदेशों तक पहुंचाएंगी। अभी तक हम 4,15,000 मजदूर दूसरे प्रदेशों के पहुंचा चुके हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आरक्षक की कैप को लेकर सरकार ने फैसला किया है कि आरक्षक ऊनी कैप की जगह अब कॉटन की कैप भी पहन सकेंगे। गर्मी और लू से बचने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। नए कैप को सैनिटाइज करना भी आसान होगा। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षक से लेकर निरीक्षक तक जो ऊनी बैरेट कैप पहने रहते हैं, मैंने देखा इस गर्मी में भी ऊनी बैरेट कैप वो पहने हैं, तो इसकी जगह कॉटन के स्पोर्ट्स और नीली कैप लगाने का आदेश आज मैंने फाइल पे किया है। अब ये ऊनी कैप गर्मी में जून के महीने में नौतपा में, और दूसरा इसको रख रखाव में भी अगर एक बार भी धुल जाए तो ये अपना सेफ ही खो देती है, इसकी कड़कता चली जाती है। ये अपनी सेफ जो मूल सेफ लगाने का है वो नहीं ले पाता है। ऐसी कई चीजें विसंगतियां इस कैप में थी, तो आज हमने दस्तखत की हैं कि ऊनी बैरेट कैप की जगह कॉटन की स्पोर्ट नीली कैप लगाने के लिए अनुमति दी है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं 2 बड़ी खबरें जो प्रदेश की सियासत में खलबली मचा रही हैं। उपचुनाव की जंग को लेकर अभी से मैदान में फील्डिंग शुरू हो चुकी है। सावेर में प्रेमचंद गुड्डू तुलसी सिलावट के साथ पंजा लड़ाने की तैयारी में हैं। उन्होंने पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ मुलाकात की है और ईद की बधाई वाले पोस्टर पर भी कांग्रेस का सिंबल नजर आया है। दूसरी ओर अनूप मिश्रा ने भी कल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की और सिंधिया की तारीफ की। और वहीं प्रेमचंद गुड्डू के कांग्रेस में शामिल होने की खबरों पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ से हुई मुलाकात सामान्य थी। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद गुड्डू जिस दिन आवेदन करेंगे उस दिन गुण दोष के आधार पर पार्टी फैसला करेगी। इसके साथ ही यह भी कहा कि फिलहाल प्रेमचंद गुड्डू के पार्टी में शामिल होने को लेकर पार्टी ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। इस समय जो 24 विधानसभाओं के चुनाव मध्य प्रदेश में हैं, भाजपा के कई लोग कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए हम लोगों से भी मिल रहे हैं, कमलनाथ जी से भी मिल रहे हैं। जिस दिन प्रेमचंद गुड्डू आवेदन करेंगे उस दिन ये प्रश्न विचारणीय हो जाएगा। गुण दोष के आधार पे किसे लेना है किसे नहीं लेना है फिर हम लोग तय करेंगे। आज तो मुलाकात तो कई लोग कर रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता कई लोग आके मिल रहे हैं, कोई टिकट मांग रहा है, कोई सब में बिना शर्त सम्मिलित होने की बात कर रहा है। तो जब आवेदन आ जाएगा उस समय अपन पुनः इस बारे में पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा ने भी कल प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान उपचुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हुई। मुलाकात के बाद अनूप मिश्रा ने कहा कि पार्टी में किसी प्रकार का कोई असंतोष नहीं है। पार्टी में आए नए लोगों को पार्टी की नीति समझाना होगा। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि सिंधिया के आने से पार्टी और मजबूत होगी। पार्टी तय करे कि मुझे क्या जवाबदारी दी जाएगी। एक सैनिक की जब अपने सेनापति से मुलाकात होती है तो वो सामान्यतः एक अनौपचारिक भेंट होती है, एक कुछ समस्याओं के लिए भेंट होती है। मेरी कोई समस्या नहीं है। मैं भोपाल आया था, अध्यक्ष जी को फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा अनुप जी आइए अपन बैठ के बात करेंगे। आपको लगता है कि कोई टिकट की मांग या कैंडिडेट बदलने की मांग, मैं ऐसे किसी काम के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि पार्टी का अपने सेनापति का
दिशा निर्देश लेने आया हूँ कि मुझे आगे अब क्या करना है। तो जो नया आया है स्वाभाविक है कि उसको भी अभी पार्टी की रीति नीति को समझना है और वो समझ भी रहे हैं। जब राजमाता 1967 में आई थी, संवित सरकार बनी थी, जितनी मजबूत जनसंघ उस समय हुई थी उस संभागी नहीं मध्य प्रदेश में, ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से उतनी ही मजबूत और भारतीय जनता पार्टी हो गई। और उधर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उपचुनाव को लेकर बयान दिया। मंत्री का कहना था कि बीजेपी पूरी ताकत के साथ उपचुनाव लड़ेगी। कैबिनेट के विस्तार पर उनका कहना था कि अधिकार सीएम का है, ऐसे में लॉकडाउन के खत्म होने पर सीएम मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। अभी उपचुनाव घोषित नहीं हुए, जब चुनाव घोषित होंगे तो भारतीय जनता पार्टी ताकत से लड़ेगी और सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए प्रयास करेंगे। अभी देखा जाए तो अनु मिश्रा भोपाल में वी.डी. शर्मा जी से मिले और चुनाव को लेकर कुछ बयान भी दिया है कि उनकी मंशा है अब चुनाव लड़ने। हाँ तो ठीक है, तो पार्टी की चुनाव समिति तय करती है, यहाँ कोई व्यक्ति थोड़ी घोषणा कर जाता है। अभी छिंदवाड़ा में कमलनाथ और उनके बेटे के पोस्टर लगे थे गुमशुदा के, ऐसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के लगते हैं, लेकिन एफआईआर भाजपा पे नहीं हुई और कांग्रेस पे हुई। नहीं, भाजपा पे क्यों होगी? भाजपा पे क्यों होना चाहिए? पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके पोस्टर लगाने में कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं का नाम आया था। वो आया होगा तो वहाँ की पुलिस ने वहाँ की कार्रवाई की होगी, यहाँ ज्योतिरादित्य जी के पोस्टर लगाने की जरूरत है। और इधर हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल ने नकली सामान बेचने वाले व्यापारियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा है कि गलत करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो व्यापारी निर्दोष होगा उस पर कार्रवाई नहीं होगी, ये भी उन्होंने बता दिया। पूर्व की कांग्रेस सरकार पर मंत्री ने हमला भी बोला और उनका कहना था कि शुद्ध के खिलाफ युद्ध पूर्व सरकार का बस दिखावा था। न खाएंगे न खाने देंगे अधिकारियों को, और इसलिए हम सुशासन देंगे। जो दोषी होगा छोड़ा नहीं जाएगा और जो निर्दोष होगा उसको परेशान नहीं करने देंगे। और किसी व्यापारी को परेशान किया, ईमानदार व्यापारी को, तो हम उस अधिकारी को उल्टा करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में शराब ठेकेदारों और सरकार के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन के कारण शराब दुकानें बंद रहने और उसके बाद किसी भी प्रकार की आर्थिक छूट नहीं मिलने के बाद अब शराब के ठेकेदारों ने फिर से अपनी दुकानों को बंद करने का फैसला कर लिया है। पूरे प्रदेश में शराब की दुकानें बंद हो चुकी हैं और आज से कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। शराब कारोबारियों की माने तो पहले 2 महीने के लॉकडाउन ने उनकी कमर तोड़ दी, वहीं अब दुकानें खुलने के बाद कम बिक्री के चलते उनको लगातार घाटा हो रहा है। लॉकडाउन में शराब की दुकानें तो खुल गई हैं, लेकिन उनकी बिक्री घटकर 30% रह गई है। ऐसे में शराब कारोबारियों को ठेका कीमत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। और इधर सांसद विवेक तनखा ने ब्रिटिश नागरिक को लेकर ट्वीट किया है। सीएम डीजीपी को सांसद ने यह खत लिखा है। जेल में बंद सोहेल को रिहा करने की मांग की गई है। सोहेल अपने परिवार से मिलने के लिए गुजरात में आया था। विवेक तनखा ने कहा है वीजा उल्लंघन के आरोप में सोहेल गिरफ्तार किया गया था। सोहेल को उसके देश भेजा जाना चाहिए, इस बात की मांग विवेक तनखा की तरफ से की गई है। मामले को वापस लिया जाना चाहिए, सोहेल को यूके भेजा जाए। वीजा उल्लंघन के मामले में भोपाल पुलिस ने मस्जिदों में रुके कई विदेशियों को गिरफ्तार किया था, उसमें एक ये भी है। ये विवेक तनखा की तरफ से ट्वीट किया गया। आपको बता दें कि विवेक तनखा ने भोपाल जेल में बंद ब्रिटिश नागरिक सोहेल को लेकर ये ट्वीट किया है और सीएम शिवराज और डीजीपी विवेक जौहरी को चिट्ठी लिखी है और भोपाल जेल में बंद ब्रिटिश नागरिक सोहेल को छोड़कर उसके देश भेजे जाने की मांग की गई है। बात कोरोना की कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश में कोरोना के केस 7,000 के पार हो चुके हैं। इंदौर में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले बने हुए हैं। इंदौर में 3,000 के पार पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा हो चुका है, बल्कि 3100 के पार ये हो चुका है। अब तक 3700 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हो गए हैं पूरे मध्य प्रदेश में। और भोपाल की अगर बात की जाए तो यहां पॉजिटिव केस की संख्या 1000 से ज्यादा हो चुकी है।
कोरोना को लेकर लगातार जानकारी जो निकल कर आ रही है और जिस प्रकार से टेस्टिंग हो रही है उसके बाद मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। भोपाल में 1000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज हैं। तो अगर इंदौर की बात की जाए तो 3100 मरीज की संख्या को भी इंदौर पार कर चुका है। और रुक रहे हैं, एक ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। रायपुर से खबर सबसे पहले आपको दे दें, कोरोना संकट के समय सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। गर्मी छुट्टी के दौरान भी बच्चों को मिड डे मील दिया जाएगा और बच्चों के घर पर यह मिड डे मील सरकार की तरफ से पहुंचाया जाएगा। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार स्कूल खुल सकेंगे और सैनिटाइज करने के बाद ही स्कूल खोले जाएंगे। स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराया जाएगा, ये बात कह दी गई। इस बार भी क्योंकि स्कूल की ग्रीष्मकालीन छुट्टी 1 मई से 15 जून तक रहती है, तो अब ये निर्णय ये हुआ है कि इस ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी उनको मध्याह्न भोजन का सूखा चावल और दाल सब्जी के कुछ उसमें दिया जाए। 45 दिन का ये होगा, 45 दिन का 1 मई से लेके 15 जून तक। पिछले बार 45 दिन का दिए थे, लेकिन अगर परिस्थितियां समान रही तो एकेडमिक ईयर हमारा 16 जून से शुरू होता है। तो अपनी पूरी तैयारी है, लेकिन कुछ इसमें जो अन्य जो गाइडलाइंस में आते हैं, भारत सरकार से भी कुछ गाइडलाइंस में आएंगी, तो उसको देखते हुए आगे बढ़ सकता है। लेकिन हमारी पूरी तैयारी है कि हम जब स्कूल खोलेंगे तो स्कूल को सैनिटाइज करके और बच्चों को डिस्टेंस से बैठाने की व्यवस्था करेंगे। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री ने कृषि, वन और सहकारिता विभाग को लाख और इसके जैसी अन्य लाभकारी उपज को कृषि में शामिल करने के प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की बैठक में रखने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को अब कृषि का दर्जा मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लाख की खेती को फायदेमंद बनाने के उद्देश्य से वन विभाग के द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को उपयुक्त और किसानों के लिए लाभकारी मानते हुए अपनी सहमति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री ने सहमति प्रदान करते हुए कृषि, वन और सहकारिता विभाग को समन्वय कर लाख और इसके जैसी अन्य लाभकारी उपज को कृषि में शामिल करने का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की अगली बैठक में रखने के निर्देश दिए। प्रदेश में लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिलने से लाख उत्पादन से जुड़े कृषकों को सहकारी समितियों से अन्य किसानों की तरह ही आसानी से ऋण मिल सकेगा। दरअसल राज्य में लाख की खेती की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ के कृषकों के द्वारा कुसुम, पलाश और बेर के वृक्षों में परंपरागत रूप से लाख की खेती की जाती रही है, लेकिन व्यवस्थित और आधुनिक तरीके से लाख की खेती नहीं होने की वजह से कृषकों को, किसानों को लागत के एवज में लाभ नहीं मिल पाता है। वन विभाग ने लाख की खेती को लाभकारी बनाने के उद्देश्य से कृषि का दर्जा इसे देने और कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से अन्य किसानों की तरह लाख की खेती करने वाले किसानों को भी ऋण उपलब्ध कराने का सुझाव देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भेजे गए प्रस्ताव को मान्य किए जाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी के सवालों पर पलटवार करते हुए सीएम ने कहा कि किसान न्याय योजना में बीजेपी नेताओं का नाम सामने आया है। आज जब उनका नाम सामने आया तो उन्हें तकलीफ क्यों है? इस समय बीजेपी को ये योजना और उसका काम स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि संकट के समय में किसानों को इससे मदद मिली है। अच्छा काम तो उन लोगों ने पहले कर लिया था। जब वो लोग कांग्रेस के नेताओं के नाम जारी कर रहे थे, विधानसभा में पढ़ रहे थे, तब उनको ओछापन नजर नहीं आया। आज जब उनके नाम जब साया हो रहा है, तब उनको तकलीफ हो रही है। तो फिर विरोध किस बात का? एक तरफ आप कहते हैं कि 4 किस्त नहीं होना चाहिए, 1 किस्त होना चाहिए, और दुनिया भर की बातें कहते हैं, तो फिर आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, बहुत अच्छा है। पूरे देश में अकेले छत्तीसगढ़ है जहां लागू हुआ है कि इस संकट के समय में किसानों को एक मदद मिली है, सहायता मिली है। ऐसे के समय में जब सब लोग परेशानी में हैं, जहां मानसिक रूप से जो घरों में बंद है, मानसिक रूप से परेशान है, वहीं आर्थिक परेशानियां भी है। और आर्थिक परेशानी को दूर करने का काम यदि छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है
तो उन्हें प्रशंसा करना चाहिए। और इधर मुंगेली जिले में कोरोना बहुत तेजी से पैर पसारने लगा है। मुंगेली प्रदेश में कोरोना का नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। जिले में सोमवार को एक ही दिन में 30 पॉजिटिव मरीज मिलने से प्रशासन की नींद उड़ गई। जिले में अब तक टोटल मरीजों की संख्या 43 हो चुकी है। मुंगेली कलेक्टर ने बताया कि सभी पॉजिटिव मरीज अभी क्वारंटीन सेंटर में ही हैं। कलेक्टर ने बताया कि 40 प्रवासी मजदूर जो आगरा से आए थे उनमें से 26 पॉजिटिव मरीज उसी ग्रुप से कनेक्टेड हैं। अंबिकापुर में कोविड-19 अस्पताल के पीछे बने आइसोलेशन वार्ड में कोरोना संदिग्ध मरीज ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। फांसी लगाने के कारण का खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया। हम झेराडी थाना लुंड्रा क्षेत्र के हैं, वहाँ पर एक क्वारंटाइन सेंटर में थे, संदिग्ध थे ये, और इनका जो सैंपल है वो भेजा गया है टेस्ट के लिए। 23 तारीख से यहाँ पर जो वार्ड है, यहाँ पे संदिग्ध पेशेंट्स को जो रखा जाता है वहाँ पर थे। अभी दरवाजे के पास में ही इन्होंने जो लोहे का रहता है, अभी अच्छे से लिखा नहीं, तो वहाँ पर इन्होंने अपने कपड़े से लगा करके फांसी लगा ली है। तो अभी इनके परिजनों को खबर किए हुए हैं, तो परिजन आ रहे हैं वहाँ पर से, और उसके बाद अपने कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी आ रहे हैं, और उसके बाद इनका जब पंचनामा करने के बाद फिर पीएम करेंगे। सर, कारण कुछ पता चल पाया किन कारणों से आत्महत्या की? नहीं, अभी कारण तो नहीं, जब पीएम वगैरह हो जाएगा और उसके बाद थोड़ा सा और बात करेंगे, वार्ड के लोगों से भी बात करेंगे कि कोई कुछ बोलते थे क्या, फिर उस आधार पर बयान के आधार पर ही पता चल पाएगा। और चलिए बात कर लेते हैं मौसम की। तो लू को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई जिलों का तापमान 45 डिग्री के पार रहने वाला है और 2 जून तक लू के थपेड़े जारी रहेंगे। दोपहर 1 से 5 बजे तक घर में रहने की सलाह दी गई है और प्रदेश में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश भी हल्की हो सकती है, ये भी बात कही गई है मौसम विभाग की तरफ से। छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना होते हुए अंदरूनी तमिलनाडु तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। साथ ही उत्तर पश्चिम से गर्म और शुष्क हवा आने के कारण से छत्तीसगढ़ में लगातार हीट वेव की कंडीशन बनी हुई है। अभी फिलहाल आज और कल हीट वेव की कंडीशन में कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग में कुछ पैकेट में हीट वेव चलने की संभावना बनी हुई है। दुर्ग जिले में इन दिनों भीषण गर्मी से लोग बेचैन हो रहे हैं। सूर्य देवता मानो आग उगल रहे हैं। जिले का तापमान करीब 46 डिग्री पहुंच चुका है और ऐसे में इंसान तो इंसान, जानवर भी बेचैन है। भिलाई के मैत्री जू बाग में अब जानवरों को लू से बचाने की कवायद की जा रही है। जू प्रबंधन ने भीषण गर्मी को देखते हुए व्हाइट टाइगर समेत अन्य जानवरों को लू से बचाने के लिए शावर की व्यवस्था की है ताकि तापमान को नियंत्रित किया जा सके और उन्हें लू से बचाया जा सके। और इधर कल नौतपा के पहले दिन सूर्य की तपिश का असर दिखाई दिया। लोगों का घर से बाहर निकलना भी दूभर हो गया। शुरुआती गर्मी में ही शहर का तापमान 45 डिग्री से ज्यादा हो चुका है। बेतहाशा गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। पूर्व सीएम अजीत जोगी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। अजीत जोगी कई दिनों से वेंटिलेटर पर हैं। उन्हें राइल्स ट्यूब के जरिए खाना दिया जा रहा है और डॉक्टर्स उन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन उनकी स्थिति अभी भी गंभीर ही बनी हुई है। वेंटिलेटर पर ही उन्हें रखा गया है। आपको बता दें कि बीती 9 मई को उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इमली खाने के दौरान बीज उसका गले में फंसने की वजह से उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ती चली गई और उसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। लगातार उनका इलाज चल रहा है और कोशिश डॉक्टर्स की तरफ से ये की जा रही है कि उनके मस्तिष्क की गतिविधियों को और बढ़ाया जा सके। फिलहाल वे वेंटिलेटर पर ही हैं। उन्हें राइल्स ट्यूब के जरिए भोजन दिया जा रहा है।
और उनकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का।